हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस बहुत ही कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार से संबंधित क्या कुछ कानून है। 14 से लेकर जो भी 35 तक आर्टिकल है, वैसे पे 14 से लेकर 32 तक ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल्स, लेकिन यहाँ पर हम 35 तक उसका एक्सप्लेनेशन देंगे एक एक करके। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे इन मौलिक अधिकार से संबंधित। सो यहाँ पर ओवरऑल हम सभी चीजें मौलिक अधिकार से संबंधित कवर करेंगे। सो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपका प्यार बना रहे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर लो यार, कब करोगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार का क्या कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का जब भी कोई भी व्यक्ति आपसे अर्थ पूछे या फिर एग्जामिनेशन में यह अर्थ पूछा जाए तो आप उसको सिंपल सा बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर मौलिक होने के कारण का अर्थ यही है कि व्यक्ति के जीवन के लिए वह जो अधिकार हैं, ये जो अधिकार हैं बहुत ही ज़रूरी है। बिना इन अधिकारों के व्यक्ति का जो जीवन है वो विकास नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा कानून कहता है कि भाई ये जो अधिकार होते हैं वो इनके बिना कोई भी मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। साथ ही और एक बात ये भी आप लिख सकते हैं कि जिनमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और इनके बिना मनुष्य अपने पूर्ण विकास की कामना नहीं कर सकता, यानी कि उसका संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता इन मौलिक अधिकारों के बिना। ठीक है, तो इनमें ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, यानी कि वो अपने संपूर्ण विकास की कामना ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात जो आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें क्या कुछ अंतर होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करिए। क्या कुछ अंतर है एक साधारण कानूनी अधिकार में और एक मौलिक अधिकार में, क्या कुछ अंतर है उसको भी हम समझ लेते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। सो यहाँ पर जो साधारण हमारे कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे कि साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा भी राज्य द्वारा ही की जाती है, जबकि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है वो देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और इसी संविधान के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। जैसे कि जो कानून हमारे राज्य द्वारा लागू होता है वो राज्य उसकी रक्षा करता है, उसकी राज्य देखभाल करता है, और ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो डायरेक्ट संविधान के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं संसद के द्वारा डायरेक्ट ये लागू होता है, और संसद के द्वारा ही इसकी मतलब प्रोटेक्शन दी जाती है अलग अलग टाइप के कानून बनाकर। ठीक है, इसके तहत ही आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार के अगर कोई हनन होता है तो उसके विषय में आप डायरेक्ट वहाँ पे अपील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी एक्सप्लेनेशन उसका देंगे। और एक और डिफरेंस है जो कि ये है कि साधारण जो कानूनी अधिकार होते हैं उनमें जो राज्य होता है, जो राज्य कहाँ से अपना कानून बनाता है, विधानमंडल से। ठीक है, जो साधारण कानूनी अधिकारों में जो भी राज्य है वो परिवर्तन यहीं से कर सकता है, यानी अपने विधानमंडल से। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनमें परिवर्तन केवल संविधान में परिवर्तन के कारण ही हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य, जैसे कि पहले कोई आदमी बाइक चलाता था, ठीक है, हेलमेट नहीं लगाया था तो उसको 500 रुपये का चार्ज किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको 2000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो कानून है, कानून में फेरबदल है, ये क्या करते हैं राज्य के द्वारा विधानमंडल में बैठक करके की जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनमें अगर कोई बैठक मतलब कि इसमें कोई भी बदलाव करना हुआ तो संसद में उसको बैठक करके करना होगा। तो यही जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के कैटेगरी में आते हैं। मौलिक अधिकारों में इसमें इस प्रकार के अधिकारों में जो भी परिवर्तन है वो संविधान में अगर परिवर्तन होगा तभी इनमें परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक स्पेशल राइट्स हैं जो आपको कंपलसरी दिए गए हैं।
सो आगे हम आप लोगों को बता देते हैं जिससे आप इसको समझ सकें कि मौलिक अधिकार को किस प्रकार से बांटा गया है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसको एक समझने के लिए, ओवरव्यू के लिए ये यहाँ पर हमने इसका वर्गीकरण किया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण कुल 6 भागों में हुआ है, ठीक है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में जो भी बातचीत की गई है वो बातचीत की गई है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, और यहीं पर बात की गई है जो भी स्वतंत्रता से संबंधित हमारे अधिकार है इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 19 से 22 तक। और जो तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बात की गई है, वो है 23 से लेकर 24 के बीच में। और जो धार्मिक स्वतंत्रता के से संबंधित लेकर अधिकारों के बारे में बातचीत की गई है वो बातचीत की गई हमारे इस मौलिक अधिकार के आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में। और यहीं पर जो संस्कृति से संबंधित जो भी राइट्स दिए गए हैं, यानी कि ये धर्म आप मान सकते हैं संस्कृति से संबंधित, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट्स को लेकर के। और तो इसके बारे में जो भी बातचीत की गई है वो बातचीत की गई है 29 से लेकर 30 के बीच में। साथ ही संवैधानिक उपचार, यानी कि कोई भी अगर आपका जो भी ये मौलिक अधिकार है उसका हनन कर देता है, आपको जो भी आपका मौलिक राइट्स आपको दिए गए हैं आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके संबंध में क्या कुछ आपको उपचार मिल सकते हैं, तो इसके बारे में वर्णन है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 में। और आज के इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें गहराई के साथ इन सभी चीज़ का अध्ययन करेंगे। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं समानता के अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार किस प्रकार से आपको मिला है, कौन कौन से समानता के राइट्स आपको इसके अंतर्गत मिले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि आपका इसके अंतर्गत वर्णन है 14 से लेकर 18 के बीच में। जो भी हमारा 14 है उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष, कानून की निगाहों में सभी समान है, चाहे एमएलए हो, विधायक हो। अगर एक वो क्राइम करता है और वही एक सामान्य पुरुष क्राइम करता है तो उसको वही सजा मिलेगा जो कि एक एमएलए को मिलता है, उसको भी वही सजा मिलेगा जो भी एक, मतलब कि सभी समान, विधि के समक्ष समान है और सभी के लिए कानून भी समान है। अगर कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार का कोई भी क्राइम करता है तो उसको सभी को, जिस भी टाइप का क्राइम है, अगर कोई एक बड़ा आदमी करता है वही क्राइम एक छोटा आदमी को करता है तो जो भी बड़े आदमी को वो उस मतलब कि कानून के उल्लंघन के तहत सजा मिलेगा वही छोटे आदमी को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे आदमी को बड़ा कोई मतलब सजा दे दी जाए और बड़े आदमी को कम सजा दी जाए। तो मतलब कि विधि के समक्ष सभी समान है, कोई इसमें भेदभाव हमारा कानून नहीं करता। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 क्या कुछ कहता है उसको जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जैसे कि आप कोई अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आप इन धर्मों के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अगर हिंदू है भाई इसको ये चीज़ ये नहीं कर सकता, वो चीज़ वो नहीं कर सकता। तो इस टाइप का कोई भी चीज़ें हैं आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सब चीज़ों के आधार पर, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। यानी कि कहीं स्टेट से, किसी भी स्टेट से आपने जन्म लिया है तो वही राइट्स आपको भी मिले हैं जो कि एक, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं तो आप भी समान हैं और बिहार से आप हैं तो आप भी समान हैं, ठीक है। तो कहने का ये अर्थ है धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर सभी व्यक्ति आपस में समान है, उसमें कोई भी कानून भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 16 कहा गया है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता। यानी कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है, तो जैसे कि कोई वैकेंसी निकली है रेलवे की भर्ती को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक गरीब घर का आदमी अप्लाई कर रहा है, वहीं पर वो चाहे तो एक बड़े घर का आदमी भी उसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़े घर का आदमी, एमएलए का बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और छोटे घर का लड़का उस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि जो भी अवसर है, जो भी सरकारी मतलब एजेंसी, जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसमें सभी लोग अपने तरफ से अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस अवसर में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 16 में कही गई हैं। साथ ही अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, जो कि बहुत ज़्यादा पहले था। जो बड़े लोग होते थे वो छोटे लोग को इस प्रकार की दृष्टि से, हीनता की दृष्टि से देखते थे कि ये तो अलग कास्ट का है, वो ये हमको छुएगा तो हमारी जो धर्म है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की जो चीज़ें होती थी इसका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत हमारे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको खत्म कर दिया गया है। यहीं पर अनुच्छेद 18 बात करता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत को लेकर के ये बात कही गई है, जैसे कि
आप कहीं पर जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि सर। पहले क्या होता था, नायडू, राय बहादुर, इस टाइप की जो उपाधि लगती थी वो आगे पीछे मतलब कि लगती थी। तो इस प्रकार के जो भी उपाधि हैं उनका अंत कर दिया गया। आप किसी भी पर्सन को उसके नाम से पुकार सकते हैं, उसमें कोई भी अगर आप उपाधि नहीं लगाते हैं तो आपको कानून के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का प्रावधान है उपाधियों के अंत के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि कोई एमएलए है तो आप चाहें तो मतलब कि उसके नाम से भी पुकार सकते हैं कि हेलो, मतलब कि जैसे कि एमएलए का नाम है राम, तो हेलो राम, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि इस प्रकार की बातें हैं, अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी अनुच्छेद हैं उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई, जो सेकेंड पार्ट वाला पार्ट है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि जिसके बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। एक एक करके इसको हम जानेंगे। और ये 19 से लेकर के 22 तक जो भी आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो अनुच्छेद 19 में बात की गई है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मेन इसका जो एम है वो यही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप कोई भी चीज़ मतलब कि आप कहना चाहें तो आप स्वतंत्र है, उस चीज़ को आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो यही बातें कही गई हैं। अलग अलग इसके सब आर्टिकल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत कहा गया है कि आप चाहें तो प्रेस के अंतर्गत, प्रेस अगर आप कोई भी बातें कहना चाहते हैं, सरकार कोई काम कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर उसके बारे में उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं कि हाँ ये काम बहुत ही अच्छा है, तो आप चाहें तो प्रेस के अंतर्गत, प्रेस के जरिए उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये भी हाल ही में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। प्रेस की आज़ादी, यानी कि कोई भी आप बात प्रेस के अंतर्गत भी कर सकते हैं। और आगे चलकर इसके अंतर्गत रोक भी लगाई गई है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये आरटीआई 2005 क्या है, आरटीआई 2005 एक कानून आया था 2005 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कहा गया था कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे कि कोई एमएलए हो गया, कोई भी सड़क के लेकर आपके इधर काम चल रहा है, तो जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या कुछ चीज़ें उसने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी ठेकेदार है, जो भी काम कर रहा है, तो किस प्रकार का वहाँ पे वो फंड जो भी सरकार के द्वारा उसे मिला है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं, उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं कि भाई ये काम तूने मतलब कि कहाँ पे किया है, कितना रुपया तुमने कहाँ पे खर्च किया है। तो ये कानून भी आपको एक प्रोटेक्शन देता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत। इसे भी 2005 के अंतर्गत इस कानून के अंतर्गत जोड़ा गया था कि आप 19A के आर्टिकल में इसको जोड़ दिया गया कि भाई आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति से, सरकारी अधिकारी से आप उसके मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरकारी फंड आया है, जो भी चीज़ें उसको मिली है, जो भी वो काम काज कर रहा है, तो उसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ कर रहे हो भाई, आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और उसको ये चीज़ें देना ही पड़ेगा, ऐसा आरटीआई कानून में कहा गया है 2005 के अंतर्गत। साथ ही ये जो 2004 में एक इसमें जोड़ा गया था, 2004 में ये जोड़ा गया था कि आप झंडा फहराने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अंतर्गत आगे चल के बाउंडेशन भी लगा है, जैसे कि आरटीआई में कहा गया है कि अगर मतलब कि कोई जैसे खुफिया जानकारी है भारत देश के अंतर्गत, भारत देश को लेकर के, वो खुफिया एजेंसी आपके साथ शेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आरटीआई कानून में आप ध्यान रखिएगा, जो खुफिया जानकारी है जैसे कि जिससे कि हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, इस टाइप की चीज़ें ले करके, इस टाइप की चीज़ों को ले करके मतलब कि उसको परेशानी होगी, जिससे अगर किसी अन्य देश को उसके संबंध में जानकारी मिल जाएगा तो इससे हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसियों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेगा। साथ ही जो हमने बताया झंडा फहराने का अधिकार इसमें जोड़ा गया 2004 के अंतर्गत, यानी कि आप अपने देश का झंडा फहराने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही एक कानून इसके अंतर्गत और आता है 19A के अंतर्गत, वो है इंटरनेट के जरिए आप चाहे तो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो कि 2017 के अंतर्गत इस टाइप की चीज़ें जोड़ी गई थी, यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए भी स्वतंत्रता। और सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने इंटरनेट की स्वतंत्रता के बारे में सबसे पहले बात की थी, तो वो है राज्य केरल ने कहा था कि इंटरनेट भी सभी लोगों का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, इंटरनेट भी उनका मतलब इंटरनेट पाना भी उनका एक मतलब कि मौलिक अधिकार है। और इसी के अंतर्गत उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था अपने राज्य केरल में लेकर के, जिससे कि इंटरनेट की जो व्यवस्था हो वो बेहतर हो, ठीक है। तो 19 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रेस की आज़ादी है, आरटीआई के जरिए आप
आपको मतलब कानून एक अधिकार दे दिया गया है कि आप चाहे तो कोई भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ काम कर रहे हो, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत दी गई है। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 बी के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें आपको मिली है। अनुच्छेद 19 बी के अंतर्गत मिला है कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं पर भी जाकर के घूम टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्त्र शस्त्र मत लिए रहिए, यानी कि गन ना लिए रहिए, आराम से जाकर कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिकल 19 का सी कहता है वो कहता है ये कि यानी कि आप चाहे तो कोई भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत जैसे कि दुर्गा पूजा कमेटी या गणेश चतुर्थी कमेटी, इस टाइप की जो संघ बनती है या फिर युवा कमेटी, तो संघ बनाने का जो स्वतंत्रता मिली है 19 के सी के अंतर्गत ये चीज़ें हमको दी गई है। यानी कि आप कोई भी संघ टेम्परवरी या फिर संघ कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 का सी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस राइट के अंतर्गत कहा गया है कि आप संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो उसको आपको बताना होगा 19 का सी, ठीक है। और यहाँ पे जो 19 के डी में कहा गया है कि आप कहीं पर भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता। सो स्टार्टिंग में था कि आप जम्मू कश्मीर में आने जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 370 हट चुका है, अब आप जम्मू कश्मीर में भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही यहाँ पे कहा गया है 19 के ई में कहा गया है निवास के लिए स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में जा करके वहाँ पे ज़मीन खरीद करके वहाँ पे निवास कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे 19 का एफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बस एक ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। 19 के ए में कहा गया है, 19 के ए में पहले था कि संपत्ति के संबंधित अधिकार थे कि आपको संपत्ति से रखने की स्वतंत्रता होती थी, लेकिन ये चीज़ें हटा दी गई हैं। तो ये जो रेड वाला चीज़ है 19A के तहत संपत्ति का अधिकार, तो ये जो 19F में इस समय जो चीज़ें थी यहाँ पे संपत्ति रखने का हक, वो अब जोड़ दिया गया है 300A के अंतर्गत, ठीक है। 300A के अंतर्गत बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, उसके अंतर्गत भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 19 के जी में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। 19 के जी में कहा गया है कि इच्छानुसार आप रोजगार कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये ध्यान देने योग्य है कि वो जो रोजगार है वो देश के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप चाहें आप ये करने लगे, मानव की तस्करी करने लगे या फिर किसी अन्य टाइप की क्रिमिनल वाली एक्टिविटी आप ना करें, वैसे पे आप बाकी सभी जो मतलब वर्क है वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो हमने आपको बताया था कि 19 में जिस प्रकार के आपकी स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है, वहीं पर 19 के भाग 2 में ये कहा गया है, कुछ इसमें रोक भी लगा दी गई है कि ये काम आप करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 19(2) में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह का देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को लेकर नुकसान नहीं होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के संरक्षण के लिए अगर कोई भी कानून है या बन रहा है तो उसमें भी कोई भी बाधा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो 19 का जो हमारा आर्टिकल 2 है, 19(2) है, उसको आपको बहुत ही ध्यान देना है। ज़्यादातर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि 19(2) में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है उसको ध्यान देना है, सुरक्षा और उसका संप्रभुता और अखंडता को कोई भी नुकसान नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने कोई खुफिया जानकारी अपने देश के अंतर्गत प्राप्त कर ली, जान ली। अब जैसे कि आप भारत देश में हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको भारत से संबंधित पता है, अब आप उसको जाकर प्रेस या फिर मीडिया के जरिए वहाँ पे जैसे कि आपको बताया मैंने, उसको जाकर के आप बोलते हैं जिससे कि अन्य देशों तक वो जानकारी पहुँच जाती है। तो ये क्या होगा, हमारे देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को एक प्रकार के नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। जैसे कि आप चाहे तो जैसे कि आप जो धार्मिक है विवाद को लेकर के आप उस पर बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ये अखंडता को तोड़ती है। जो जैसे कि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को भड़काते हैं, या फिर हिंदू हैं तो हिंदुओं को भड़काते हैं, तो ये अखंडता को तोड़ती है। जो शांति से सब लोग रह रहे हैं उसको आप भड़का रहे हैं, तो ये अखंडता को तोड़ती है, ठीक है। तो ये बातें 19(2) में कहा गया है कि अखंडता को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो चाहे तो उसके एक्शन लिया जा सकता है, या फिर अगर कोई कानून की ज़रूरत है उसके खिलाफ तो वो भी बना सकता है। अगर
कानून बन रहा है तो वो बना सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ध्यान देनी है। 19(2) बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी 19 आर्टिकल आप यूज करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या कुछ चीजें कही गई है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई अपराध आपने किया है तो उसके संबंध में आपको क्या कुछ संरक्षण मिलता है, वो बातें कहती है अनुच्छेद 20। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके सब टाइटल्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 ऐसे सब टाइटल्स हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। अनुच्छेद 20 के संबंध में जो भी आपको संरक्षण मिल रहा है उसको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपको संरक्षण मिला है, अपराध सिद्ध न होने पर सजा नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई आपने अपराध किया है, चोरी की है, अगर वो चोरी सिद्ध ही नहीं होती तो आपको सजा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। और यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद का 2 कहता है, ये देखिए ये कोई सब टाइटल्स नहीं है, ये बस इसके अंतर्गत पॉइंट्स के जरिए हमने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बनाया है, इस चीज़ को क्रिएट किया है। ये नोट्स आप बाय भी कर सकते हैं ओनली 25 रुपीज़ में। नीचे लिंक जो इसका रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं, हमेशा आपके पास ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब टाइटल्स नहीं है, बस हमने इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। बस आपको ध्यान देने के लिए मैंने एक पॉइंट के जरिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कहा गया है कि अपराध सिद्ध न होने पर आपको सजा नहीं दी जाएगी। अपराध जब किया गया है उसी तात्कालिक कानून के तहत ही आपको सजा मिलेगी। जैसे कि आपने कोई भी क्राइम किया, चोरी की है, ठीक है, चोरी आपने की है 2010 में और वो केस चलते चलते अब पहुंच गया है 2015, 2016, मान लीजिए 2015 तक पहुंच गया है। तो चोरी जब आपने की थी उस समय सज़ा का प्रावधान था 6 माह का जेल, यानी कि 2010 में ये प्रावधान था, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको 6 माह तक जेल में रखा जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी चोरी सिद्ध हो जाती है, ठीक है, तब आपको अब आपकी चोरी कब सिद्ध होती है, 2015 में। अब सज़ा का प्रावधान भी बढ़ गया है, 2015 में अपडेट हो गया उस चीज़ें में कि आपको अब 1 साल की सज़ा होगी चोरी के संबंध में। तब यहाँ पे कानून ये कहता है कि अगर आपने जब 2010 में चोरी की थी तो तात्कालिक उसी कानून के तहत, भले ही एक सज़ा चलते चलते भले ही 2015 तक पहुँच गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सज़ा थी वो 2010 के अंतर्गत के कानून के ही तहत मिलेगी, यानी कि आपको 6 माह तक की ही सज़ा दी जाएगी। उसी कि जब आपने क्राइम किया उसी तात्कालिक कानून के तहत आपको सज़ा का प्रावधान है, उसी तात्कालिक कानून के अंतर्गत आपको सज़ा दी जाएगी, भले ही आगे चलकर कोई भी बदलाव हो जाए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है, गवाही देने के लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि गवाही देने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। कहा गया है कि गवाही अगर आप नहीं देना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देखा होगा कि कि क्या होते थे, पुलिस वाले कहते थे, बहुत उनको प्रोत्साहित करते थे गवाही दो, लेकिन वो क्या करते थे, गुंडे से डर करके नहीं देते। तो ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत है कि आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप चाहे तो गवाही दे सकते हैं, नहीं चाहे तो मत दीजिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा का प्रावधान है। जैसे कि आपने एक बार चोरी की है तो आपको अगर सजा दी जाएगी तो एक ही बार चोरी की सजा दी जाएगी, बार बार नहीं कि आपको 10 बार 5 बार वही चोरी सिद्ध होने के अंतर्गत आपको सजा देती ही जाए। ठीक है, मतलब एक जो आपने क्राइम किया है उसके लिए केवल एक ही बार आपको सजा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या कुछ चीज़ें आपको प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो बात किया गया है वो बात किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में बात कही गई है। इसमें कहा गया है, ये भी इसका जो पॉइंट्स है इसके अंतर्गत आप समझने का प्रयास करिएगा, और जो इसका सब पॉइंट्स है यानी कि 21A इसके अंतर्गत अभी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन संरक्षण, शुद्ध वातावरण, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है कि यानी कि व्यक्तिगत आप स्वतंत्र हैं, जीवन संरक्षण पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, शुद्ध वातावरण प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो जो सरकारी अस्पताल व्यवस्थित की जाती हैं वो इसीलिए व्यवस्थित की जाती है कि आपकी जो जीवन है, जो लाइफ है, उसका संरक्षण किया जा सके। साथ ही यहाँ पे जो शुद्ध वातावरण की बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कि जो दिल्ली में क्या हुआ है, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया था कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे वहाँ के जो कोर्ट्स हैं उनके जरिए नोटिस जारी किया गया उस राज्य सरकार को
कि भाई ये आपके जो राज्य में क्या कुछ ये इसका लेवल है, प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आपको राइट मिला है कि आपको शुद्ध वातावरण पाने का हक है, अधिकार है। तो इसीलिए वो राज्य सरकार से कहती है कि ये शुद्ध वातावरण बनाइए, उनको राइट्स है, जनता को राइट्स है शुद्ध वातावरण पाने का, ठीक है। इसी कारण पेड़ भी लगवाती है सरकार, ठीक है, जिससे कि आपको शुद्ध वातावरण दे सके। और जैसे कि मैंने जीवन संरक्षण बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताया, तो ये चीज़ें कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था करके अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उससे वो आपको मतलब बचाने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ राइट्स आपको दी गई हैं। 21 का ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 21 के ए के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये जो मतलब कि भारतीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत यही चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। वहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, निःशुल्क खाना दिया जाता है, आपको ड्रेस दिया जाता है, बैग दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कहता है कि इनको आप फ्री में शिक्षा दीजिए, उनको शिक्षा पाने का हक है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है 21A, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। आप एक दो बार अपने मन से भी ये नोट्स लेकर के आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है, बाई कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट वाले में कहा गया है गिरफ्तारी के कारण पूछने का अधिकार, यानी कि कोई भी अगर पुलिस आपको आकर के घर से उठाकर ले जाती है तो भाई उससे आप पूछ सकते हैं काहे गिरफ्तार कर रहे हो भैया, ठीक है, आराम से आप पूछ लीजिएगा। ये आपको राइट मिला है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, ठीक है, पूछ लीजिएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। बता दीजिएगा कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये हमको राइट है कि हम पूछ सकते हैं कि गिरफ्तारी आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बता देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप आर्टिकल का नाम लेंगे तभी वो आपको बता देगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो इसका फर्स्ट वाले पॉइंट के बारे में मैंने बताया, गिरफ्तारी के कारण आप पूछ सकते हैं। और ये भी राइट्स है, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष आपको उपस्थित करना होगा, ठीक है। 24 घंटे के भीतर आपको न्यायाधीश के समक्ष, किसी न्यायाधीश के समक्ष उसको आपको प्रेजेंट करना होगा कि देखिए भाई ये व्यक्ति है, ये क्राइम किया है, क्या कुछ होगा, ठीक है, वो बताएगा वहाँ पे जाकर के। फिर जो न्यायाधीश होगा जो भी उसको बताना चाहे, इस कस्टडी में रखिए, आगे ले जाएगी, तो वो चीज़ें अब न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, उसको सामने न्यायाधीश के सामने उपस्थित आपको करना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आने जाने का जो भी टाइम है उसको छोड़ करके, ठीक है, आने जाने में भी टाइम खर्च होता है 1-2 घंटे का, तो उसको छोड़ करके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ पे 24 घंटे के भीतर प्रेजेंट कर दिया जाता है न्यायाधीश के समक्ष, अब उसके बाद में आपको राइट है मनपसंद वकील करने का अधिकार। कोई भी बड़ा वकील है आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि ये वकील करें, वो वकील करें, ये अच्छा है, वो अच्छा है, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कुछ आपको मिले हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो भी बातचीत की गई है वो बातचीत की गई है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में। ये भी अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं, इसको जान लेते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव का व्यापार, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिए, मानव का व्यापार, ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि मानव जो तस्करी है, जो पहले होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको रोक लगा दिया गया है, उस पर मतलब पाबंदी लगा दी गई कि मानव की कोई भी तस्करी नहीं कर सकता, मानव व्यापार कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही बाल श्रम, इसको भी आपको ध्यान देना है। जो भी बाल श्रम 6 से 14 वर्ष से लेकर के उम्र तक के जो भी बच्चे हैं उनको बाल श्रम, यानी कि जो भी वो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको रोक लगा दिया गया कि यानी 6 से 14 वर्ष तक कोई भी अगर बच्चा है वो अगर मजदूरी करता है पैसा कमाने के लिए तो उसको रोका जाएगा, उसको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इस टाइप की चीज़ें ये शोषण के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। साथ ही बधुआ मजदूरी, आपको 100 रुपये में बांध लिया कि भाई ये काम करो, ये काम करो, बाद में बढ़ाते गया। इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपका शोषण करता है, इस टाइप की चीज़ें भी रोक लगा दी गई है, बधुआ मजदूरी। आज से छुटकारा
पाने का हक। अगर इस प्रकार की एक्टिविटी आपसे की जा रही है, आपसे हो रही है, मतलब आपसे कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उससे आपको छुटकारा पाने का जो भी हक है या फिर अधिकार है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपको दिया जाता है। इसीलिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत सिंपल सी यही बातें कही गई हैं। ये इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब जोर देने के लिए कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको श्रम से रोका जाए, ठीक है। मैंने बताया था पहले बाल श्रम वाला, तो 14 से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको बाल श्रम से रोका जाए, उनको पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, वो जाकर कॉलेज स्कूल में पढ़ें ताकि वो भी देश का भविष्य बना सकें, ठीक है। इसके लिए जो 14 वाला आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 24 वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे श्रम पर रोक, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं 24 में क्या है 14 इस टाइप का कनेक्शन है, थोड़ा देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक दो बार और आप देख लीजिएगा वीडियो या फिर आप पढ़ने का प्रयास करिएगा नोट्स के जरिए, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। बस आपको एक बार आप समझ लीजिए क्या कुछ चीज़ें अंतर्गत कही गई हैं, उसको आप जान लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता से लेकर राइट्स के बारे में, जो कि वर्णन है 25 से 28 के बीच में, ठीक है। 25 से 28 के बीच में धर्म को लेकर के जो भी स्वतंत्रता है उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने व आचरण व प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, जैसे कि आप बौद्ध धर्म मानना चाहें, मुस्लिम धर्म मानना चाहें, हिंदू धर्म मानना चाहें, वो आप मान सकते हैं। उसका जो भी नियम कानून है, धर्म में भी नियम कानून होते हैं, उनको भी आप चाहें तो मतलब कि उसका आचरण आप कर सकते हैं और उसका आप चाहें तो प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक क्रियाकलापों, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, जैसे कि क्या होता है कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि सुबह आपको पूजा करना होता है, शाम को भी पूजा करना होता है। वैसे ये मतलब बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जो स्वतंत्रता है वो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये चीज़ें दी गई हैं। आपको मतलब ये राइट प्रदान किया गया है कि आप मतलब कोई भी धर्म का क्रियाकलाप है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद 27 कहा गया है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बात की गई है कि जो भी धार्मिक कार्य हैं, जैसे कि आप चाहें तो धार्मिक कार्यों में दान दे सकते हैं, धार्मिक कार्यों में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी अधिकार के अंतर्गत जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है या फिर बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे लोग दान कर देते हैं, उन पे टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ही जो आपको राइट मिला है, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में आप उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित होने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि मतलब जैसे कि क्या होता है कि मुसलमानों में नमाज अदा की जाती है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन जैसे कोरोना काल में बंदी भी लग गई थी तो ये क्या होता है मतलब आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है आपके कुछ जो मौलिक अधिकार है इसमें भी बाउंडेशन लगा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे पे आप अनुच्छेद 28 जो भी है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा या फिर उपासना में आप स्वतंत्र है उसमें उपस्थित होने के लिए। जैसे कि हिंदुओं का गुरुकुल होता है और जो मुस्लिमों का क्या है मदरसा होता है, तो उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हैं, उसकी जो भी उपासना है वो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए आगे जो भी कानून है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे जो ये कानून है वो है संस्कृति व शिक्षा से संबंधित आपको अधिकार, आपको राइट प्रदान करता है। जो भी बात की गई है वो बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में इसके बारे में बात कही गई है। ये भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 29 आपसे कहता है कि आप मतलब कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण व विकास के लिए ये बातें कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक जाति है, जैसे कि मान लीजिए अल्पसंख्यक जाति हो गई हिंदू, ठीक है, एक प्रकार से बस एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए, ठीक है, हिंदू हो गई, तो अब क्या करेगी सरकार, उसको संरक्षण करने के लिए कोई अलग टाइप का कानून बना सकती है, उसको विकास करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, या फिर उसको फंड भी दे सकती है, पैसा भी उसको दे सकती है, ठीक है। तो ये जो राइट्स है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत मिल गया है
कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनका संरक्षण किया जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए और उनकी जो भी कल्चर है उसको उनके अंतर्गत आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो चाहे तो अपनी कल्चर के अंतर्गत शिक्षा ले सकते हैं, चाहे तो उनको शिक्षा मतलब कि छूट भी दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि SC ST जो होते हैं उनको छूट भी प्रदान की जाती है कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या फिर मतलब इनको रिजर्वेशन एक प्रकार से प्रदान की जा सकती है, यानी कि आरक्षण प्रदान की जाती है कि इनको शिक्षा में आगे ले जाया जाए, इनको भी अपने समान किया जाए। ठीक है, तो नागरिकों को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये अनुच्छेद 30 हमारा काम करता है, अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि जैसे कि हमारे एरिया में क्या होते हैं, SC ST एक अल्पसंख्यक माने जाते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, उनको अलग अलग नौकरियों में, वैकेंसियों में क्या दिया जाता है, उनको एक प्रकार से वहाँ पे आरक्षण भी मिलता है, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। और साथ ही शिक्षा में उनको, जैसे कि कोई कॉलेज में एडमिशन हम बड़े जो भी लोग हैं, जैसे कि कोई सामान्य वर्ग का लोग है उसका नहीं होता, लेकिन जो मतलब अल्पसंख्यक हैं या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बातें की गई हैं। अब साथ में यहाँ पे अनुच्छेद 31, आप मतलब कि वैसे हम इस आर्टिकल को नहीं लिखने वाले थे, लेकिन आगे चल के ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें हैं। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो भी चीज़ें थी वो 300A के तहत उसमें चला गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार, जो कि आप लोग जानते हैं कि 44वें अमेंडमेंट के जरिए, 44वें संशोधन के जरिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31 में यही चीज़ें थी जो कि अब हट गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे, उसको आपको ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अंतिम आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये अंतिम नहीं है, हम 35 तक यहाँ पर वर्णन करेंगे, 35 तक के बारे में आपको जानकारी देंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जैसे कि आपको जो भी अभी तक ऊपर जो भी राइट्स दिए गए हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का हनन हो जाता है, आपको वो राइट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको किस प्रकार से हमारे जो देश का कानून है आपको संरक्षण देगा, उसके बारे में जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 32 में कहा गया है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा आर्टिकल है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं उसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 में जो बात कही गई है वो मौलिक अधिकार का हनन होने के संबंध में उपचार का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपका मौलिक अधिकार है उसका हनन हो जाता है तो उसमें किस प्रकार से आपको उपचार मिलेगा, मतलब किस प्रकार से जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, किस प्रकार से आपको उपचार प्रदान करेंगे, उसके बारे में ये बातचीत करता है। वैसे पे अगर आप मतलब आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार हनन होता है तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखती है, ठीक है, कोई पब्लिक का मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली वालों का क्या था, मतलब कि उनको स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रहा था, तो ये इनका एक मौलिक अधिकार है, अब उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग टाइप के रीट जारी करती है। ठीक है, रीट मतलब या फिर आप कह सकते हैं नोटिस जारी करती है राज्य सरकारों को, अपनी लोअर कोर्ट्स को, तो इसी टाइप की चीज़ें होती है। इसके अंतर्गत ही, इसी के तहत ही इसी टाइप की चीज़ें कर करके वो क्या करती है, आपके मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 236 के तहत हाई कोर्ट 5 टाइप के रीट जारी करती है। ठीक है, वो क्या है रीट, उसको आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रीट है फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी कर दी गई है, उसकी पेशी नहीं की जा रही, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 24 घंटे के अंतर्गत आपको कोर्ट में जो भी नियरेस्ट कोर्ट है उसमें आपको पेश करना, अगर पेशी नहीं हो रही है आप, तो वो क्या करती है, वो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करती है, रीट जारी करती है। वो कहती है कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो भी नियरेस्ट कोर्ट है उसमें पेश किया जाए। ठीक है, तो यही बातें हैं बंदी प्रत्यक्ष के अंतर्गत, जो भी आपका मतलब कि अगर राइट्स का वायलेशन होता है वो तुरंत बोलती है, नोटिस जारी करती है कि भाई इस बंदे को फटाक से पेश करो, तुम पेश क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बातें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश के अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें बात कही गई हैं, ये जो सेकेंड रीट है, परमादेश अगर जारी करता है तो परमादेश के अंतर्गत ये बातें कही जाती हैं कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा काम ठीक ना किए जाने पर ये आदेश ज़्यादातर जारी होता है। जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी है वो अपना ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि रोड पर जो भी चेक करने का राइट है वो सही से चेक नहीं कर रहा है, या फिर मतलब कि कोई MLA है वो अपना काम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, या फिर कोई सरकारी और भी मतलब DM हो गया वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है,
तो इसमें क्या होता है, परमादेश जारी होता है, उनको ये नोटिस दी जाती है कि भाई तुम अपना काम सही से करो, ठीक है। तो ये परमादेश के अंतर्गत बातें आती हैं। प्रतिषेध तीसरा पॉइंट है। प्रतिषेध के अंतर्गत क्या होता है कि ऊपरी अदालतों द्वारा निचली अदालतों को आदेश दिया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो अपने नियरेस्ट जो भी मतलब उसके लोअर कोर्ट्स हैं उनको आदेश देती है कि भाई ये जो काम है ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मत करो, ठीक है, ये करो, ये मत करो। इस टाइप की जो भी आदेश हैं, जैसे कि अलग अलग किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो बोलती है इस टाइप की चीज़ें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर है तो इसको जल्दी से करो, इसके जो भी मौलिक अधिकार हैं, मतलब अलग अलग टाइप के आदेश जो देती हैं वो प्रतिषेध के अंतर्गत देती हैं। ऊपर वाले कोर्ट जो भी हाई कोर्ट्स हैं अपने लोअरेस्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निचले कोर्ट में, मतलब जो भी कोर्ट्स हैं, जो बड़ी कोर्ट्स हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स को आदेश देती हैं इस प्रतिषेध के अंतर्गत, ठीक है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है उत्प्रेक्षण के अंतर्गत क्या होता है, जो भी लंबित मुकदमे हैं उनको क्या कहती है कि आप मेरे पास भेजिए। जैसे कि जो बड़े कोर्ट्स हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, वो अपने नियरेस्ट मतलब जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनको बोलेगा अगर तुम ये जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास लंबित मुकदमे हैं तो मेरे पास भेज दो, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, मैं भी उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये आता है उत्प्रेक्षण के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है वो है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत क्या होता है कि सरकारी नौकरी के लिए योग्यता का परीक्षण, जैसे कि कोई आदमी है किसी भी गलत तरीके से सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है तो क्या करती हैं कोर्ट्स, जो बड़ी कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक नोटिस जारी करती हैं, या बड़ी कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट वो जारी कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 236 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर देती है कि आपने ये जो मतलब कि नौकरी प्राप्त की है किस योग्यता के अंतर्गत प्राप्त की है, अगर वो चाहे तो ये कोर्ट्स चाहे तो उनकी योग्यता का फिर से परीक्षण करवा सकती है, ठीक है। यानी कि जो भी आपने सरकारी नौकरी पाया है अगर वो चाहे तो फिर से आपको जांच करवा सकती है कि आपने ये किस हक से पाया है, आपने एग्ज़ाम दिया था कि नहीं दिया था, वैसे ही पा गए। तो ये चीज़ें होती हैं अधिकार परीक्षा लेख के अंतर्गत। इसीलिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है रिजल्ट नहीं निकलता तो आप लोग क्या कर देते हैं कि कोर्ट में अपील कर देते हैं, केस दायर कर देते हैं, ठीक है। किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा से लेकर दिक्कत आती है तो आप केस कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है अनुच्छेद, अब हम 33 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी तक जो भी मौलिक अधिकार थे वो 32 के अंतर्गत ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 35 तक पढ़ना आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें से भी आपको पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 35 तक है मौलिक अधिकार, लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं वो है संसद को अधिकार, सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग आदि के मौलिक अधिकार पर नियंत्रण। जैसा कि आपको अगर पता होगा कि जो भी हमारे सेना है उनको व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस टाइप की एक्टिविटी, इस टाइप की जो ऐप्स हैं उसको चलाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। जैसा कि हम लोग चला सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं चला सकते। अब आप हमसे कहेंगे कि भाई उनको क्यों, उनको भी तो स्वतंत्रता का हक है जिस तरीके से हमको हक है। तो ये अधिकार अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कहा गया है कि भाई जो सेना है, खुफिया बल है या फिर खुफिया विभाग है, तो इन टाइप के लोगों को, इस टाइप को मतलब बहुत सारी चीज़ें, यही चीज़ें नहीं और भी सारी चीज़ें पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ही होता है कि भाई तुम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें नहीं चला सकते। तो ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कहा गया है। और क्यों कहा गया है उसको भी आपको जान लेना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है अलग देश की कंपनी है या फिर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे नियंत्रण नहीं होता, तो कहीं पर भी आपका जो भी मैसेज है वो चला जा सकता है। आपने कोई सिगरेट शेयर कर सकते, मतलब सिगरेट कर दिया या फिर कोई आपने सिंपल सी जानकारी शेयर कर दी तो उससे लेकर के क्या हो सकता है, देश पर आक्रमण हो सकता है या फिर खुफिया जानकारी वहाँ तक पहुँच सकती है। इस टाइप की चीज़ों को लेकर के उसको रोकने के लिए ये चीज़ें की जाती है। सो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में कि अनुच्छेद 34 में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 33 में जो भी अधिकार हैं उसका नियंत्रण संसद करती है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 34 में भी जो भी अधिकार है उसका नियंत्रण संसद ही करती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में ही अगर मार्शल लॉ कानून लागू हो जाता है तो ये मार्शल लॉ कानून लागू होने पर आपके जो भी कुछ मौलिक अधिकार हैं उसमें रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो मार्शल लॉ कानून क्या होता है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। मार्शल लॉ कानून वो होता है जैसे कि कोई भी राज्य हो गया,
वहाँ पे कुछ मतलब कि गलत टाइप की एक्टिविटी हो गई, जिससे क्या हो गया कि वहाँ के जनता जो है वो भड़क उठी। वो अब जैसे कि भारत के जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता भड़क चुकी है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो भी मतलब जनसंख्या है सभी राज्यों की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ के जो भी लोग हैं अगर सब भड़क जाएं एक साथ ही, तो क्या होगा कि कानून व्यवस्था को एक प्रकार से फिर से नियंत्रित करना बहुत ही एक प्रकार से कठिन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, इस टाइप की कानून लगा देते हैं, मार्शल लॉ। तो यहाँ पर क्या आती है, मिलिट्री फोर्स आती है, आपको पीट कर अच्छे से, ठीक है, आपको नियंत्रित करने का प्रयास करती है, या फिर किसी और अन्य टाइप की एक्टिविटी भी आपके साथ कर सकती है। तो इसके तहत क्या हो जाता है, आपके मौलिक जो भी कुछ अधिकार हैं उसमें रोक लग जाती है, ठीक है। तो यही बातें कही गई हैं अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, मार्शल लॉ कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर रोक आपके लग सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 35 के बारे में। इसमें भी जो भी राइट्स हैं वो संसद को ही मिला है। संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है, यही बात इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कानून संसद मतलब बनाना चाहे मौलिक अधिकार के संबंध में, वो बना सकती है। इसके संरक्षण को लेकर या फिर इसमें बदलाव को लेकर के तो वो बना सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है, या फिर आपके इस मौलिक जो भी अधिकार हैं उसको संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ और भी उसको कानून की आवश्यकता पड़ती है तो वो कर सकती है वो चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी आपसे छीने नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। ऐसा कौन सा राइट्स है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी आपसे छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर देना है अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आप राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में भी आपसे छीने नहीं जा सकते, आपसे लिए नहीं जा सकते। लेकिन मतलब कि ये आर्टिकल आपके बने रहेंगे, भले ही आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, लेकिन ये आर्टिकल हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, और अन्य टाइप के लोगों के भी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो आर्टिकल है 15, 16, 19 और 29, ये जो भी आर्टिकल हैं जो भी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको प्रदान किए गए हैं, तो ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी जो इसके अलावा जो भी आर्टिकल बचे हुए हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त हो जाते हैं, अगर वो हमारे देश में घूमने टहलने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 15, 16, 29 और 30 ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। एक बार आप जाके पढ़ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत क्या कुछ चीज़ें हैं, जिससे आपका फिर से रिवीजन हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के बारे में, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है तीसरा क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो इसके बारे में मैंने वीडियो के बीच में बात किया था एक बार, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो ये था 44वें संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था, जो भी हमारा संपत्ति रखने का राइट्स था उसको हटा दिया गया था। कभी कभी आपसे सन भी पूछा जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा कि 1978, ठीक है, 1978 44वें संशोधन, संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन किन अनुच्छेदों में बदलाव किए गए, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, आगे आपको चल के बताएंगे, ठीक है, जिससे आप समझ सकें इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद से बनाए हैं, वैसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसको मैंने समझने के लिए आपको बनाया है। और बहुत बार मुझको भी कन्फ्यूजन हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन किन अनुच्छेदों में बदलाव हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे 31 को बताया गया, फिर कुछ आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा 19F में बताया गया, तो बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया। मैंने वैसे पे जो अनुच्छेद ये हमारा मौलिक अधिकार है मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन जाकर के जो हमारा लगभग 5वें बार 6वें बार मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो सॉल्व हुआ था, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप के कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें आपको बता दी हैं। सो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो बदलाव हुए थे वो खासकर 19F में हुआ था और 31 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो खासकर बदलाव हुए थे 19F में हुआ था और 31 में हुआ था। इसमें कौन से राइट से संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा करके
अब कहाँ पर कर दिया गया है, 300A के तहत उसको ले जा कर के वहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है। पहले एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आता था, लेकिन अब यह एक प्रकार का कानून के अंतर्गत आता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि कानून मतलब साधारण कानूनी अधिकार में और मौलिक अधिकार में क्या कुछ अंतर होते हैं, तो ये एक साधारण कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति रखने का अधिकार। सो आशा करेंगे कि आज की यह वीडियो, आज की यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। को ये जो PDF है, आपको इसका जो बाई करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और इसी तरीके का आपको ये मतलब PDF मिल जाएगा, आप जाके इसको कई बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ले जाके मोबाइल में ऑन करके पढ़ सकते हैं और 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तब जाकर आपका जो कन्फ्यूज़न होगा इससे सॉल्व हो जाएगा। 1-2 बार आप चाहे तो ये वीडियो फिर से चालू करके देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।